अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम प्रोफेसर वकार मखदूम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों ने अभी तक जो पंजाब कॉलेज बलवाल की तरफ से आप लोगों को जो ई लर्निंग प्रोग्राम तहत क्लासेस दी जा रही हैं उसका काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस हमें दे रहे हैं और टाइम के साथ साथ वो रिस्पांस और बढ़ता जा रहा है और आप लोगों को चीज़ें जैसे कि प्रैक्टिकली करके दिखाई जा रही हैं, आपको बोर्ड के ऊपर समझाई जा रही हैं। मकसद आप लोगों को समझ आना। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिनके आपको आंसर्स भी दिए जा रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है वो टीचर्स की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं अपने लेक्चर की अगर बात करूं तो आप लोगों की आसानी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि साथ में जो बुक के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी डिस्प्ले किया जाए, वैसे ही आप लोगों को पढ़ाया जाए ताकि आप लोगों को कोई ऐसा ना लगे कि बुक में ये चीज़ नहीं है और हमें वो बता दी गई है। नहीं, बल्कि क्या है कि मैक्सिमम बुक की चीज़ें और साथ में जहाँ जहाँ एडिशनल डिटेल की ज़रूरत पड़ रही है वो भी आप लोगों को दी जा रही है। जैसे बोर्ड की वर्डिंग के मुताबिक जो क्वेश्चन थे वो भी आपको लिखे हुए सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं। किस वर्डिंग में आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद आप लोगों ने इतना उसका आंसर लिखना है, ये भी सारा मैकेनिज़्म आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई जा रही हैं। आप लोगों को जो है प्रैक्टिकली जब चीज़ें व्यू कर लेते हैं तो समझने में क्या हो जाती है और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी। आपके पास एस्केप सीक्वेंस था। एस्केप सीक्वेंस में हमने क्या किया, आउटपुट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है जी, हम लोगों ने कुछ इस तरह से व्यू किया कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास दो कैरेक्टर्स के दरमियान में, ठीक है, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस आए तो हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज़ करेंगे। फिर हम लोगों ने साथ में ये डिस्कस किया कि अगर आप एक आउटपुट एक लाइन पे देना चाहते हैं, दूसरी आउटपुट आप चाह रहे हो कि दूसरी लाइन पे आए तो हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही अगर आप चाह रहे हो कि डबल कोटेशन में आपको रिजल्ट नजर आए तो हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। इसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा और बोर्ड के ऊपर भी डिस्कस किया। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर भी सेम वही मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ चीज़ों को आपको रिटन फॉर्म में दिखाया। वो जो रिटन फॉर्म में चीज़ें आपके सामने आ रही हैं ना, उनका मेन मकसद ये है कि जो बोला जा रहा है वो किस तरह से आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया ताकि आप लोगों को फ़ौरन से समझ आ जाए। बाकी आप लोग जो पॉइंट रह जाए तो लाजमन क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को उसका आंसर दिया जाए। हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो एक फंक्शन था और वो फंक्शन कौन सा था, प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि एक आउटपुट फंक्शन था। आपने देखा कि किस तरह से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर आपने कोई भी मैसेज भेजना है, कोई वैल्यू भेजना है या मैसेज प्लस वैल्यू भेजनी है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आज के डिस्कशन में हमारे पास क्या आएगा, इनपुट फंक्शन आएगा कि किस तरह से हम कोई भी कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और वो प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है, किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो इनपुट फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, स्कैन एफ। अब स्कैनर आप लोग अगर याद हो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने स्कैनर पढ़ा था जिसके अंदर हम क्या करते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे और वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाते। ठीक है, उसी कंसेप्ट के ऊपर वो भी क्या था, एक इनपुट डिवाइस थी। तो उसी को लेते हुए लोगों ने एक फंक्शन का नाम रखा है स्कैन और एफ का मतलब क्या हो गया, आपके पास ये कोई फंक्शन है और वो कौन सा फंक्शन है जो स्कैन करेगा, क्या चीज़ स्कैन करेगा कि आपके पास कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेगा और उसके बाद उस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करेगा, आपके पास वेरिएबल के अंदर। और वेरिएबल कहाँ पे होगा, किसी प्रोग्राम के अंदर होगा जिसको हम रन कर रहे हैं। तो हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, इनपुट लेने के लिए यूज़र से, और इनपुट कहाँ पर स्टोर की जाएगी, वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, इनपुट अगर आपने लेनी है यूज़र से तो हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होगा और इनपुट कहाँ पे स्टोर होगी, वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। और ये जो इनपुट हम लेंगे ये आप लोगों के पास किस तरह से ली जाएगी, ये कीबोर्ड से ली जाएगी और प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने अगर इनपुट फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास किया होगा उसके अंदर वो इनपुट स्टोर हो जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम के अंदर आप फर्दर उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, आप कोई कैलकुलेशन करना चाहें वो उस इनपुट की मदद से कर सकते हैं। तो हमारे पास इस इनपुट फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, जिसे हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स क्या है, स्कैन एफ, आगे आपके पास क्या आ जाता है, ये फंक्शन का नाम आ गया, फिर ब्रैकेट आ गई और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग। और आप लोगों को पता है कि आउटपुट फंक्शन में भी फॉर्मेट स्ट्रिंग थी प्रिंट एफ के अंदर, और वो किस में थी, डबल कोटेशन में। तो यही भी किस में लिखी जाएगी, डबल कोटेशन में ही लिखी जाएगी। और उसके बाद इस डबल कोटेशन के अंदर क्या आएगा, आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आएंगे।
और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वही जो ये बताएंगे कि वेरिएबल से वैल्यू कैसे रीड करनी है। ठीक है जी। तो आप लोगों के पास परसेंटेज डी का इस्तेमाल हो सकता है, परसेंटेज एफ का इस्तेमाल हो सकता है, और यहाँ पे उसका मकसद ये होगा कि आप किस तरह की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करवाना चाहते हैं और वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, वही फॉर्मेट स्पेसिफायर जो डबल कोटेशन में ही लिखे जाएंगे, फिर सिंटैक्स के मुताबिक जो आप लोगों का कोमा है वो आ जाएगा, और आगे वो वेरिएबल जो आप यूज़ कर रहे हैं उस इनपुट को स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखें वेरिएबल के साथ ये एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, ये तो वो वेरिएबल हो गए जो हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपके पास डेटा जो है वो कीबोर्ड से लिया जाए और उसके बाद इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया जाए। ठीक है, और वेरिएबल बताते क्या है, मेमोरी लोकेशन को बताते हैं। और आप लोगों को पता है कि हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस की बेस पे हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा कंप्यूटर से रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में बात बड़ी डिटेल में पढ़ी कि आप लोगों के पास एड्रेसेस के बगैर डेटा ना रीड किया जा सकता है ना राइट किया जा। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो सिंबल है इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसे हम एम्परस्टैंड का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात डिस्कस कर ली कि आप लोगों के पास एक तो फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगा, दूसरे वो वेरिएबल जो आप यूज़ कर रहे हैं इनपुट को लेने के लिए, वो आपके पास अगर इनपुट एक है तो एक वेरिएबल आएगा, अगर इनपुट आप दो लेना चाहते हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या आ जाएंगे, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। और हर एक वेरिएबल को हम किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे, और पहले क्या लिखा आएगा, एड्रेस ऑपरेटर जो है वो लिखा आएगा। आप लोगों को अभी थोड़े टाइम में ना मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके दिखाऊँगा, और उसका मकसद आप लोगों को एक और चीज़ वहाँ पर समझ आएगी कि अगर हम ये एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान होता है। ठीक है, एड्रेस ये जो आपके पास है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कोई मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, कोई इनपुट स्टोर होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंटैक्स में ये चीज़ें हैं, एड्रेस ऑपरेटर है या एम्परस्टैंड है, तो आप लोगों को ये जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे जब हम स्कैन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग का भी यूज़ करना है, और साथ में क्या यूज़ करना है, एड्रेस ऑपरेटर प्लस साथ में वेरिएबल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जिस स्कैन एफ के अंदर ये दोनों आपके पास ज़रूरी है, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी ज़रूरी है और आप लोगों के पास ये आपके पास वेरिएबल का होना भी क्या है, ज़रूरी है। और ये वहाँ पे है जब हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। लेकिन अगर पहले ही इनिशियलाइज़ कर दिया जाए वेरिएबल को, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने कहा दिया जाए कि मेरे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू 10 है, ये अब हमें पता है, तो हम प्रोग्राम में अगर उसको पहले इनिशियलाइज़ कर देते हैं तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने सिंगल इनपुट लेनी हो स्कैन एफ की मदद से, तो हम कैसे सिंटैक्स लिखें, स्कैन एफ, और वो इनपुट है क्या, कोई इंटीजर टाइप की है। मैं क्या बता रहा हूँ कि इनपुट क्या है, इंटीजर टाइप की है, तो हम परसेंटेज डी लिखेंगे, उसके बाद देखिए डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, और उसके बाद कोमा लगाएंगे, आगे एड्रेस ऑपरेटर और आगे वेरिएबल का नाम। और वेरिएबल का नाम हमेशा की तरह जो इसके रूल्स हमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 9 कि वो शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है। तो मैंने कहा जी हमने इनपुट क्या लेनी है, एज लेनी है, तो यहाँ पे मैं यही ले रख लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल इनपुट लिखनी है, तो हमारा मल्टीपल इनपुट जो है वो करवानी है यूज़र से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा अगर वो इनपुट्स हैं कि आपको इंटीजर टाइप की हैं तो हम परसेंटेज डी और फिर परसेंटेज डी लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे कोमा नहीं लगाया जा रहा, और उसके बाद 2 वेरिएबल्स आ गए, लेकिन दोनों को सेपरेट किससे किया जा रहा है, कोमा सेपरेट किया जा रहा है। और हमेशा की तरह चैप्टर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक स्टेटमेंट को एंड किससे किया जाता है, सेमी कॉलन से। वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करते हैं जो कंपाइलर को ये इन्फॉर्म करी है कि भाई यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई लाइन लिखी है वो नई स्टेटमेंट है, वो इसका हिस्सा नहीं है। अब आप लोगों के पास हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन की वो क्या है कि हम सिंगल इनपुट कैसे लेते हैं और मल्टीपल इनपुट जो है वो किस तरह से ली जाती है। आप लोगों की ना आसानी के लिए हम लोग कुछ चीज़ें जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखाई जाएं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी, ये वही वर्डिंग है जो आपकी बुक की वर्डिंग है, आप लोग उसको भी अच्छी तरह से पढ़ा करें ताकि जो पॉइंट आपको बोला जा रहा है जब आप उसे पढ़ेंगे तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों के पास ये तो होगी थ्योरेटिकल बात, अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है जी, आप लोगों ने प्रैक्टिकल को ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद हम वापस आएंगे बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ। जी बच्चों, अभी हम लोगों ने
एक इनपुट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया बोर्ड के ऊपर। अब उसी इनपुट फंक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं कि जो बातें, जो स्टेटमेंट्स, जो डिस्कशन हमने बोर्ड में के ऊपर की है वो सारी बिल्कुल एक्यूरेट है और प्रैक्टिकली भी उसकी वैसी ही इंप्लीमेंटेशन है। क्योंकि हमारे पास ना कई दफा ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली चीजें हम देख ले, जब हम बोर्ड के ऊपर चीजों को डिस्कस कर लेते हैं तो कई दफा हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि ये जो बातें की जा रही हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाई जाएंगी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर हमने जो बात डिस्कस करनी थी, जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लोगों के सामने लिखा था कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन करना है जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे नेम, एज और एड्रेस, और उसके बाद उसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो प्रोग्राम जब भी बनाया जाता है तो उसके लिए आपके पास कुछ इनपुट फंक्शंस यूज होंगे, कुछ आउटपुट फंक्शन जो है वो यूज होंगे। हम लोगों ने आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ जो है वो डिटेल में देख लिया है। उसके बाद हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, साथ में इनपुट फंक्शन, और वो कौन सा है, स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली रन करते हैं और उसके बाद उन चीजों को कंपाइल करके चेक करते हैं कि वाकई ऐसा होता है या फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने वही सेम कंपाइलर को मैंने रन किया है। आप लोगों के सामने पहली स्क्रीन आ गई ब्लू कलर की, जिसे हम लोगों ने एडिट विंडो का नाम दिया था, और इसके ऊपर आप लोगों के पास कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहले एग्जाम्पल के तौर पे थी, अब इसको अरेज करते हैं और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नया लाइन ऑफ कोड जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों की तरफ से एक दो क्वेश्चन थे कि प्रिंटफ स्टेटमेंट का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे देखिए, अब कोई प्रिंटफ फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, इन लाइन ऑफ कोड्स को क्या करता हूँ, कंपाइल करता और उसके बाद इसे रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन हमारे पास व्यू नहीं होती तो हम आउटपुट स्क्रीन को भी कर लेते हैं। अब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब क्यों नहीं लिखा हुआ, जब हमने कुछ भेजा ही नहीं है तो लिखा हुआ नजर क्या आएगा। ठीक है, अब हम भेजें किसकी मदद से, हम उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे देखें, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंटफ और इधर मैं लिख देता हूं FAICS क्लास। अब ये देखिए मैसेज मैंने लिख दिया। अब इस मैसेज को, ठीक है, मैं इसको आउटपुट स्क्रीन पे क्या करता हूं, भेजता हूं। अब ये मैंने एक मैसेज लिखा प्रिंटफ की मदद से। अब देखिए सिर्फ ये FA और ICS क्लास ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा। मैं इसे क्या करता हूं, दोबारा से कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, कंपाइल किया और रन कर दिया। आउटपुट स्क्रीन हमेशा की तरह नहीं आ रही क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा इशू होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए FA और ICS क्लास का जो मैसेज है वो आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास फॉरवर्ड स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये एक टेक्स्ट मैसेज है। ठीक है, आपके पास प्रिंटफ के अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। अब दूसरी चीजें करते हैं, मैं जी ICS क्लास बैज 4। ठीक है, मैं कह देता हूं कि ICS क्लास है और बैज क्या है हमारे पास, यानी कि उसका नंबर क्या है, 4। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं और उस वेरिएबल को मैं n का नाम दे देता हूं। ठीक है जी, एक वेरिएबल ले लिया इंट n। ठीक है, और उसके अंदर मैं स्टोर क्या कर देता हूं, 4 स्टोर कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे अब मैसेज को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ICS FAICS क्लास, और यहां पे मैं इसको कर देता हूं बैच, और उसके बाद %d, और उसके बाद कोमा लगाता हूं और यहां पे n पास कर देता हूं। अब देखिए यहां पे मैंने ये एक मैसेज टेक्स्ट भी ले लिया, साथ में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी ले लिया, और उसके बाद मैंने क्या कर लिया, डबल कोटेशन लगाई और कोमा लगा के यहाँ पे n लिख दिया। तो ये आपके पास क्या है, ये जो n है ये आर्गुमेंट लिस्ट में शुमार होता है। अगर दो आर्गुमेंट यहाँ पे दो आपके पास आपने वेरिएबल यूज किए हैं, दोनों को कोमा सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे साथ में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों के पास ये क्या है, एक पूरी प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक टेक्स्ट का यूज किया, साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। अब एक और चीज भी हो सकती है। अब इसको हम पहले कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद एस्केप सीक्वेंस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। कंपाइल, और उसके बाद इसे हम क्या कर देते हैं, रन करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे आउटपुट। तो यहाँ पे देखने क्या FA ICS क्लास बैच 4, और आगे वो 4 जो वेरिएबल के अंदर पड़ा था वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, इसमें हमने क्या किया है कि खुद से मैंने बताया है कि नंबर क्या है, 4 है। हमको यूजर से नहीं ले रहे, हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर रहे, बल्कि पहले ही हमने प्रोग्राम में एक वेरिएबल में 4 स्टोर किया हुआ है और उसको हमने डिस्प्ले किया। अब दोबारा बढ़ते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि FA एक क्लास लाइन के ऊपर आए और ICS क्लास जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर है,
तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लेता हूँ, आप लोगों के पास /n का इस्तेमाल हो जाएगा। अब तो देखें ये जो मैंने यूज किया है ना, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। तो आप लोगों के पास ये जो डबल कोटेशन है जिसे फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम दिया है, इसमें आप लोगों के पास क्या है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या एस्केप सीक्वेंस हो सकता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसे हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, आउटपुट को चेक कर लेते हैं एक दफा से। तो यहां पे देखें एफ है, उसके बाद मैंने /n यूज किया था, तो आपके पास ICS क्लास बैच 4 नई लाइन के ऊपर आ गया। तो एक आप लोगों के पास जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसके अंदर हम 3 चीजों का यूज कर रहे हैं कि हम लोग मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, वो कोई भी मैसेज हो सकता है। उसके बाद हम दूसरा क्या है, कोई एस्केप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आप आउटपुट को मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप तीसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये आपके पास किसके फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर यूज होगा। और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कोमा, और आगे आर्गुमेंट लिस्ट। अगर एक वेरिएबल है तो एक आपके पास वेरिएबल आ जाएगा, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे हैं तो आप कोमा से उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये तो होगी पुरानी बात। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, जिसमें हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट लेनी है और उसके बाद उसे क्या कर देना है, डिस्प्ले करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा था, मैंने पहले से डिफाइन कर दिया कि n की वैल्यू 4 थी, तो मैंने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मैंने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है कि जब प्रोग्राम रन हो, बंदा जो है वो क्या करे, वैल्यू एंटर करे और उसके बाद उस वैल्यू को क्या किया जाए, डिस्प्ले किया जाए। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इनपुट क्या ले लेते हैं, इनपुट एज ले लेते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया इंटीजर टाइप का, जिसका मैंने नाम क्या दिया, एज। ठीक है जी, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसे मैंने नाम क्या दिया है, एज दिया है। और इसी के अंदर से हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। और इनपुट के लिए मैंने क्या बताया है, आप लोगों को क्या यूज होगा, scanf फंक्शन इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, scanf, और इधर आपके पास देखें scanf आ गया, उसके बाद डबल कोटेशन, और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना एज, क्योंकि हमने इसी का यूज करना है ना इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे %d लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन क्लोज, फिर कोमा, फिर आप लोगों के पास एड्रेस ऑपरेटर, और फिर आप लोगों के पास क्या है, वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, देखिए ये इन टाइप का था, ये आपके पास एज ई, यहां पे भी एज ई लिखा है, मैंने कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, और आपको पता है कि जब वैल्यू एक इनपुट करवाई जाती है उसको डिस्प्ले भी करवाना ताकि वो स्क्रीन के ऊपर चली जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आउटपुट फंक्शन का यूज होगा। लेकिन पहले इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। देखिए ये आउटपुट स्क्रीन आ गई हमारे पास। यहां पर मैं एज लिख देता हूं 34, तो 34 मैंने एज लिखी, एंटर प्रेस करते हैं ताकि उसके अंदर वैल्यू चली जाए, तो आउटपुट स्क्रीन क्लोज हो गया। अब आउटपुट स्क्रीन दोबारा लाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास देखें वो इनपुट वाली, तो आउटपुट यहाँ पे इनपुट जो हमने करवाई है वो वैल्यू तो पड़ी हुई है। ठीक है, दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा कि ये जो हमने आगे इनपुट एंटर किया ना, एज जो आगे मैंने इनपुट करवाया है, ठीक है, ये आप लोगों के पास एज वेरिएबल में चला गया। रिजल्ट ये वैल्यू कहां पे चलेगी, एज वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही, यानी कि दोबारा से प्रिंट एफ का हम इस्तेमाल नहीं किया, ये इनपुट के अंदर तो पड़ी हुई है लेकिन आउटपुट के फंक्शन का हमने यूज नहीं किया। तो दोबारा से जी हम यहाँ पे मैंने क्या किया, scanf एक वेरिएबल जो है वो एज के नाम से मैंने इनपुट करवा ली। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ योर एज इज, योर एंटर्ड एज इज, एंटर्ड एज इज, और यहाँ पे वही %d डबल कोटेशन क्लोज कोमा, और इधर हम क्या लगा देते हैं, एज लगा देते हैं, और एंड पे सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके इसे रन करते हैं। फिर से वही बात, ये आपके आउटपुट स्क्रीन आ रही है, इसके अंदर हम इनपुट करवा लेते हैं 45, ये आपके पास एज वेरिएबल में चला जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं ताकि कंफर्म हो सके, एंटर प्रेस किया, फिर आपके पास आउटपुट स्क्रीन क्लोज होगी, तो हम आउटपुट स्क्रीन को वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 45, ये जो हमने इनपुट करवाया। उसके बाद योर एंटर्ड एज इज, और उसके बाद ये वो वेरिएबल जो एज के अंदर हमने पढ़ा हुआ थी वैल्यू 45 जो हमने अभी एंटर करवाया, वो आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है ये scanf के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये जो आउटपुट है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, इनपुट। लेकिन देखिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें जब हम इसे रन करते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या, एक ब्लैंक सी स्क्रीन आ जाती है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक मैसेज आ जाए पहले
जिसके ऊपर लिखा हो प्लीज एंटर योर एज, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हमारे लिए समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका स्कैन है फंक्शन है, ठीक है, यहां पे अब देखिए यहां पे आप लोगों के पास हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज पहले लिख देते हैं, और मैसेज हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, प्रिंट एफ। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं प्लीज एंटर योर एज। ये भी हमने क्या लिखा, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी, और उसमें मैंने देखे एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव सी स्टेटमेंट, प्लीज एंटर योर एज, और उसके अंदर पहला लेटर मैंने कैपिटल लिख लिया ताकि थोड़ा सा समझ भी आ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रन करते हैं। देखिए आप देखिए पहले मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर योर एज। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने कोई एज एंटर करनी है, मैं वो एज एंटर कर देता हूँ। फिर मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ ताकि 56 जो है वो आपके पास जो एज वेरिएबल है वहां पे चला जाए, और उसके बाद क्या है हमारे पास, और रिजल्ट भी हमें इस प्रिंट एफ की मदद से शो होगा। अब देखते हैं जी रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें क्या चीज मिल रही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर एज, और वो हमने यहाँ पे आगे एंटर किया था। ठीक है, और ये आप लोगों के पास वेरिएबल एज में चला गया, और उसके बाद योर एंटर एज इज 56, ये हमें आउटपुट में मिली। देखिए हमने इनपुट करवाया, और वो इनपुट कहां पे स्टोर हुआ, वेरिएबल एज के अंदर, और उसके बाद और जो आउटपुट हमने यूज किया उसके अंदर वो डिस्प्ले हो गया। इसको हम क्लोज करते हैं। अब यहां पे देखें मैंने कोई 56, 45 वैल्यू यूज नहीं की हुई। ठीक है, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की हुई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से ही वो नंबर एंटर कर रहे हैं। वो नंबर आप लोगों के पास इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर होता है, और उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो इस नंबर जो ऑलरेडी स्टोर है उसको या आपके पास डिस्प्ले कर दिया जाता है प्रिंट एफ की मदद से। तो यहां पे एक बात आ गई कि जब आप स्कैन एफ का यूज कर रहे हैं तो साथ में आपने प्रिंट एफ का भी यूज करना है ताकि स्कैन एफ को डिस्क्रिप्टिव किया जा सके। जैसे ही आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पहले मैसेज है, आपको फौरन से पता चल जाए कि आपने करना क्या है, और उसके बाद हम उसे क्या कर देंगे, दोबारा से यानी कि प्रिंट एफ की मदद से उसके आंसर को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इसलिए आपकी बुक में लिखा होगा कि स्कैन एफ जो है वो यूज होता है कॉम्बिनेशन के साथ प्रिंट एफ के साथ, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अब आगे हमारे प्रोग्राम के अंदर जो बाकी लाइन लिखी थी कि हम लोगों ने क्या करना था, इनपुट करना था नेम, एज और एड्रेस। एज तो हमने इनपुट करवा ली, अब हम क्या इनपुट करवाते हैं, आप लोगों के पास नेम। तो यहां पे हम लोग एक नेम क्या होता है, ठीक है, जैसे मेरा नाम वकार, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नाम देते हैं, और वो कैरेक्टर डेटा टाइप की मदद से ही आप लोगों के पास स्टोर होगा। तो यहां पे देखिए मैंने कैरेक्टर, आगे नेम वेरिएबल का, और ये सिंबल लगाया है, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगाई है, और यहां पे कैरेक्टर्स की तादाद लिखी है कि आपके पास जो नाम आप एंटर करेंगे उसकी टोटल तादाद कितनी होनी चाहिए। हमारे पास है 10, ये आप 20 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, जो नाम के मुताबिक आपने कैरेक्टर्स यूज करने हैं। तो आप क्या करोगे, उन कैरेक्टर्स को माइंड में रखते हुए उतनी जो है ना लेंथ यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर, आगे नेम, आगे ये ब्रैकेट, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं ना लगाते तो हमारे पास सिंगल यानी कि कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, इस छोटी सी लाइन को एक सीक्वेंस में ले आते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को समझने में आसानी हो कि बात जो की जा रही है वो सारी बिल्कुल एक्यूरेटली चल रही है। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले हमने एज के लिए लिखा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर नेम प्लीज। ठीक है, ये मैसेज कोई भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, जो बताए कि आप इनपुट क्या करने वाले हैं। ठीक है, ताकि यूजर को, ठीक, आप लोगों को यूजर जब प्रोग्राम का इस्तेमाल करेगा तो उसे समझ आ जाए कि भाई आपने ये काम करना है। यहां पर देखें, अब मैं नेम मैंने कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल लिया है और उसको मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है, तो इसलिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे यूज कर रहा हूं, %s का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को चीजों को दोबारा से कंपाइल करते हैं और उसको रन करते हैं। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए प्लीज एंटर योर नेम प्लीज, तो नेम मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब फिर वो क्या कह रहा है, एंटर योर एज प्लीज। ठीक है, दूसरा मैसेज आ गया, तो मैं यहाँ पे एज जो है वो एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जी 50। अब मैंने नेम भी एंटर कर दिया, एज भी एंटर कर दिया।
तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखेंगे कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एज आएगी, नेम नहीं आएगा, क्योंकि नेम के लिए हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी ही नहीं है, ताकि नेम जो है दोबारा से आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या हो, दिखाई दे सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विंडो, और उसके बाद यहाँ पे से आउटपुट। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लीज एंटर योर नेम प्लीज, तो मैंने ये नेम एंटर किया था। फिर आ गया था एंटर योर एज, तो मैंने एज एंटर की, और एंटर योर एंटर्ड एज इज, सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए लिखी है, आप लोगों के पास एज के लिए। तो हमारे पास क्या है कि वो रिजल्ट जो है हमें सिर्फ एज का मिला है, हमें नेम शो नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, नेम वाली एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं ताकि आपको रिजल्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं उसी प्रोग्राम के अंदर ना चेंजेस करता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन जो है वो चीजें अंडरस्टैंड होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, योर नेम इज, और यहाँ पे आपके पास देखें नेम क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस आएगा, और उसके बाद कोमा, और वो किस में पड़ा है, नेम के अंदर, तो वो वेरिएबल यहाँ पे आ गया, और एंड पे सेमीकोलन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कंपाइल करता हूँ दोबारा से। अब देखें दो मैसेज मिलेंगे एंड पे, एक नेम वाला और एक एज वाला। हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं, रन करते हैं। देखिए एंटर योर नेम प्लीज, वो पहली स्टेटमेंट आ गई, तो नेम मैंने एंटर किया। फिर वो क्या करा, प्लीज एंटर योर एज, तो एज हम एंटर कर देते हैं। आप कोई भी एज एंटर कर सकते हैं, कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें क्या जो इनपुट हमने ली है वो दोनों मिली है या नहीं मिली। देखें एंटर योर नेम प्लीज, एंटर योर एज, योर नेम इज वकार, और योर एंटर्ड एज इज 50। यहां पे देखिए अब वकार के बाद योर एंटर्ड एज इज 50, ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहा। और यहाँ पे देखें एज और 50 के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे प्लीज और वकार के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। तो ये आप लोगों के पास आउटपुट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो थोड़ा सा उनका यूज कर लेते हैं ताकि आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि परसेंटेज एस के बाद यहाँ पे स्लैश एन लगा दे। स्लैश एन क्यों लगाया, तो क्योंकि जैसे नेम रीड होने के बाद ये जो एज लिखा हुआ ना, योर एंटर्ड एज इज, ये नई लाइन पे है, ठीक है। याद रखिएगा पहले रीड क्या होगा, योर, यहां पे आप लोगों के पास रीड क्या होगा, योर नेम इज, उसके बाद स्लैश परसेंटेज ऐसा आ गया तो उसको वैल्यू कौन सी रीड करनी है, नेम के अंदर जो पड़ी हुई है। उसके बाद स्लैश एन आ गया तो नई लाइन पे चला जाएगा, और योर एंटर्ड एज इज जो है वो कहां पे आएगा, नई लाइन पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर चाह रहे हो कि ये जैसे मैंने कहा नेम और वकार के दरमियान पे स्पेस नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे मैं क्या एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्लैश टी एंटर कर देता हूँ, दोनों मिल जाएंगे। कंपाइल करते हैं, उसके बाद इसे रन करते हैं। देखें अब देखें यहाँ पे स्पेस आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल प्लीज और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये किसकी वजह से, स्लैश टी की वजह से स्पेस आ रही है। यहाँ पे मैं नाम एंटर कर देता हूँ, फिर देखें एंटर योर एज आ रहा है, मैं यहाँ पे 56 एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्लैश टी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए एज और 56 के दरमियान में स्पेस नहीं आई। उसके बाद देखते हैं आउटपुट के अंदर हमें किस तरह से मिला है, क्या आउटपुट जो है वो हमें दो लाइंस के ऊपर मिली है, या आउटपुट आप लोगों के पास एक लाइन के ऊपर है, दूसरी लाइन के ऊपर योर नेम इज वकार एक लाइन के ऊपर आ रहा है, योर एंटर एज इज 56 आपके पास एक लाइन के ऊपर आ रहा है। तो यहां तक ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों के पास अगर आपको कहा जा रहा है कि इनपुट कहां से लें, यूजर से लें, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है, और स्कैन एफ के साथ प्रिंट एफ का फंक्शन भी इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो डिस्क्रिप्टिव हो सके, आपको फौरन समझ आ जाए कि क्या काम करना है। हम लोगों ने नेम लिख दिया, हम लोगों ने इनपुट करवाया, ठीक है, नेम हम लोगों ने इनपुट करवाई, एज, उसके बाद आप लोगों के पास जो नेम है वो वकार वेरिएबल के, आपके पास जो नेम वेरिएबल है वहां पे चला गया, ये जो वकार लिखा हुआ है। उसके बाद जो एज है वो आप लोगों के पास एज वेरिएबल में चली गई। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने लिखी जिसमें हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या किया, डिस्प्ले किया। अब आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, और वो चीजें हैं क्या। अगर हम स्कैन एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर और साथ में वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर और साथ में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे देखिए, अगर हम एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के पास क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया।
लेकिन ये जो आपके पास न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल आपके पास क्या है मैंने किया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो एड्रेस ऑपरेटर है इसको अरेज करते हैं, तो क्या कोई चेंजेस आती है? देखिए ये जो एज के साथ एड्रेस ऑपरेटर था ना, इसको मैंने अरेज कर दिया है। फिर इसे आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। यहाँ पे हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम इसे अब रन करते हैं। देखिए नेम आपके पास हम एंटर कर रहे हैं वगार, एज हम एंटर कर लेते हैं 45। अब इसके आउटपुट देखते हैं कि एज तो हमने एंटर की थी 45, आउटपुट में हमें मिलता क्या है। देखें हमने नेम एंटर किया वगार, आपके पास एज 45 एंटर की, योर नेम इज वकार तो आ रहा है, लेकिन एंटर्ड एज इज क्या आ रहा है, ठीक है, -28797। एज तो हमने 45 एंटर की थी, लेकिन वो एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर क्या आई, प्रॉब्लम आई और हमें एक्चुअल एज नहीं मिली, बल्कि इसने क्या की, कोई भी वैल्यू उठा के हमें प्रोवाइड कर दी। इसको क्लोज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं करते तो हमारे पास क्या है, असल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आप लोगों ने एक माइंड में अपनी बात क्लियर कर लेनी है कि जहां पे आप लोग अगर कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, कोई आप लोगों के पास वैल्यू इनपुट करवाई जा रही है न्यूमेरिक टाइप की, तो वहां पे एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल मस्ट करना है। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो वहां पे आप एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे कंपाइल करके क्या कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं कि जो बातें मैंने की हैं क्या वो ठीक है या गलत है। मैंने कंपाइल किया, अब वो इनपुट हमसे मांग रहा है कि भाई क्या करो, नेम एंटर करो, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मून। आगे आपके पास एज जो है वो आपके पास कोई भी एंटर की जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे से और विंडो पे गए, आउटपुट पे लाए और यहाँ पे देखें अब मून आ रहा है और साथ में एज भी आ रही है आप लोगों के पास, ठीक है। अब ये वही आपको रिजल्ट मिल रहा है जो हमने इनपुट करवाया। और अगर आप यहाँ ना बात समझ आ लीजिए कि अगर इनपुट आप कहाँ से करवाना चाहते हैं, कीबोर्ड से करवाना चाहते हैं, तो आपको इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और इनपुट फंक्शन कौन सा होगा, स्कैनएफ फंक्शन होगा। और स्कैनएफ किसके साथ मिलकर काम करेगा, प्रिंटएफ। अब इसको वाइंड अप करते हैं बोर्ड की तरफ जाके, ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया जा सके। जी बच्चों, आप लोगों ने प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लिया। उम्मीद है कि जो बातें हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर डिस्कस की कि स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, सेम वैसी वर्किंग आप लोगों को वहाँ पे मिली, ठीक है। आप लोगों को डिटेल में बातें समझ आ गई होंगी। जिसके अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन की वो क्या थी कि स्कैनएफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, इनपुट के लिए। और वहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एज जो है वो एंटर करवाई। और आप लोगों के पास पता है कि जैसे ही आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने आई थी, वहाँ पे कर्सर इस तरह से ब्लिंक कर रहा था। और उस कर्सर जब ब्लिंक कर रहा था तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू एंटर की थी। तो याद रखिएगा ये जो वैल्यू मैंने एंटर की थी ये आपके पास कहाँ पे चली गई, वहाँ पे जो एज वेरिएबल था उसके अंदर स्टोर हो गई। लेकिन किसकी वजह मदद से, आपके पास स्कैनएफ फंक्शन की मदद से। और अगर स्कैनएफ फंक्शन ना हो तो हमारे पास कभी भी इनपुट हम कीबोर्ड से लेके आपके पास वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। और वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है तो %s का यूज़ हुआ। फिर साथ में मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर वो इंटीजर टाइप की है तो %d का इस्तेमाल हुआ। यानी कि जैसी आपकी वैल्यू है वैसा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों ने क्या किया, यूज़ किया। एक %d यूज़ किया और एक %s यूज़ किया। और मैंने आप लोगों को वहाँ पे ये चीज़ भी डिफ़ाइन की कि अगर हम साथ में ये जो एड्रेस ऑपरेटर है इसको हटा देते हैं तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, एक्चुअल आउटपुट नहीं मिलेगी, बल्कि कोई डमी वैल्यू आ जाएगी। और वो आप लोगों के पास ये जो एड्रेस ऑपरेटर है इसको लगाना ज़रूरी है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन की है वो ये है कि स्कैनएफ फंक्शन हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा है, इनपुट के लिए। और साथ में हमने ये देखा कि स्कैनएफ के साथ हमें आउटपुट फंक्शन का, प्रिंटएफ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आपकी जो इनपुट है जब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आए तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाए। जैसे यहाँ पर एक मैसेज पहले आए, एंटर एज, ठीक है। ये हम किसकी मदद से लेके आए, प्रिंटएफ फंक्शन की मदद से। और प्रिंटएफ फंक्शन को जब हमने पढ़ा वहाँ पे इसको क्या नाम दिया था, टेक्स्ट का नाम दिया था, मैसेज का नाम दिया था। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था, ठीक है। ये आपके पास किसकी वजह से ब्लिंक कर रहा था, स्कैनएफ फंक्शन की मदद से। और जैसे ही यहाँ पे हमने कोई वैल्यू एंटर की थी तो हमारे पास वो वैल्यू कहाँ पे चली गई, वो वेरिएबल जो हमने इस वैल्यू के लिए रखा हुआ था स्कैनएफ के लिए। और स्कैनएफ के अंदर हमने वो कौन सा वेरिएबल रखा हुआ था, एज का वेरिएबल जो है वो रखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास इनपुट फंक्शन में एक फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा, और एक आपके पास दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, वेरिएबल। वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं।
अभी बेसिक है इसलिए मैंने एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एक ही आप लोगों के पास स्कैनएफ के अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और प्रैक्टिकली जो हमने परफॉर्म किया वो क्या था कि प्रोग्राम दैट इनपुट एज और नेम, और आप लोगों ने ये करना है कि इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड कर देनी है और वो क्या है, एड्रेस। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने की जिसमें हमने इनपुट लिया नेम और एज और उसके बाद उसे डिस्प्ले किया। आप लोगों ने नेम, एज और साथ में तीसरी चीज़ क्या लेनी है, इनपुट क्या करवानी है, एड्रेस इनपुट करवाना है और उसको उसे डिस्प्ले करना है। अब इस टॉपिक में से जो सवाल है वो कैसा बनता, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड की वर्डिंग, बोर्ड की स्टेटमेंट्स के मुताबिक आते हैं और ये जो आंसर लिखे हुए हैं ये भी वैसे ही हैं जैसे आप लोगों के पास बोर्ड वाले हमसे डिमांड करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बोर्ड की कीज़ को सामने रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स लेने में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर जो 10 है आप लोगों के पास इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से ही क्या करना है, तैयार करना। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज स्कैन एफ फंक्शन, यहाँ फिर क्वेश्चन बन जाता है कंपेयर स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन, फिर यहाँ फिर क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज यूज़ ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, और साथ में इसके लिए अंदर से कोई आउटपुट या एरर वाला सवाल जो है वो बन जाएगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एरर्स एंड आउटपुट्स की बात उस टाइम करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, जिसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन की बात की और इनपुट फंक्शन हमने क्या यूज़ किया, स्कैन एफ फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकली उसे रन किया। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, अगर नहीं समझ आई तो हमें क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को उनके आंसर्स मिल सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।